नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज हिमाचल में बड़ी खबर रहेगी कि अल्मोड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी और यहां पर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अल्मोड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रहेंगे, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अल्मोड़ा में पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर जन आशीर्वाद रैली में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंटर कॉलेज में भी आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो 1 दिवसीय अल्मोड़ा का दौरा सीएम धामी का रहने वाला है और कई विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो चुनाव से पहले देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जो हैं अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए, जन आशीर्वाद रैली के जरिए लोगों का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बीच जाकर उनको कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम धामी और यहां पर कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आशीर्वाद रैली के जरिए अलग अलग विधानसभाओं को कवर करेंगे और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम धामी। और इसके अलावा इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को शाम को सीडीएस जनरल विपिन रावत ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने राज्य से संबंधित सामरिक मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहे। वहीं देर रात केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट कर राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अब बड़ी जानकारी आपको दे दें, लक्सर विधायक संजय गुप्ता की सभी 7 मांगों को पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 7 मांगों को पूरा किया है। लक्सर विधायक ने विधानसभा क्षेत्र को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा था और उसमें उन्होंने 7 मांगे रखी थी, जिनको सीएम ने मान लिया है। सीएम ने विचार के बाद सभी 7 मांगों को स्वीकृति दे दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, लक्सर से जो विधायक है उनकी मांगों को मुख्यमंत्री की तरफ से मान लिया गया है, पूरा कर दिया गया है। दरअसल एक ज्ञापन यहां पर विधायक की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया था, जिसमें 7 मांगे उन्होंने रखी थी और इन मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद, मंथन करने के बाद इन्हें स्वीकृति दे दी गई है। और लक्सर से विधायक संजय गुप्ता की क्या क्या मांगे थी जो उन्होंने पत्र के जरिए सीएम के सामने रखी थी, वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। लक्सर के भीकमपुर या निरंजनपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की पहली मांग उन्होंने रखी। लक्सर में सीएससी का उच्चीकृत सिविल अस्पताल का दर्जा देने की मांग रखी और आसपास खेल स्टेडियम की भी स्थापना करने की उन्होंने मांग रखी। इसके अलावा बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए भीकमपुर, जीतपुर में एसडीआरएफ की यहाँ पर तैनाती और 132 केवी के विद्युत उपकेंद्र की भी यहां पर स्थापना की उन्होंने मांग रखी। इसके अलावा बालावली तक नीलधरा गंगा तट के लिए भी यहां पर तमाम सुविधाएं देने की मांग उन्होंने रखी थी और जिस पर सीएम की तरफ से विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया। उसके बाद इन सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है और इन सभी की उन्होंने स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब इन पर जल्द ही काम किया जाएगा। भोगपुर से बालावली तक नीलधरा गंगा तट पर सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। भीकमपुर या निरंजनपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज की भी स्थापना करने की उन्होंने मांग की है और यहां पर सिविल अस्पताल का दर्जा जो है सीएससी को दिया जाना चाहिए और साथ साथ आसपास एक खेल स्टेडियम की भी स्थापना की मांग उन्होंने रखी है और एसडीआरएफ की स्थायी तैनाती की, खासतौर पर जो बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित इलाके हैं उनको लेकर यहाँ पर उन्होंने रखा है कि यहाँ पर एसडीआरएफ की तैनाती होनी चाहिए, स्थायी तैनाती होनी चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, यहाँ पर स्थानीय विधायक की तरफ से जो है मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, उसके जरिए उन्होंने 7 मांगे रखी और अब जब इन 7 मांगों को पूरा कर लिया गया है तो ऐसे में विधायक की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से उनके पत्र को लेकर?
कुछ समय पहले जो है सीएम जो है खानपुर दौरे पे रहे थे, जिसमें जो खानपुर विधायक है कुंवर प्रनोद सिंह चैंपियन, उनकी जो कई मांगे थी उनको भी जो पुष्कर सिंह धामी ने जो यहाँ शिलान्यास और कई योजनाओं को के बारे में जो है लोगों को जो नई सौगात दी थी। गोविंद जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, आपको वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ विधायक संजय गुप्ता जुड़ गए हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे उन्होंने रखी थी। संजय गुप्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद धन्यवाद। आप ही से सर हम जानना चाहेंगे कि आपने 7 मांगे रखी और अब जब मुख्यमंत्री ने सबको मंजूरी दे दी है तो आप क्या कहना चाहेंगे, और आप ही से जानना चाहेंगे कौन कौन सी मांगे थी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है कि कब तक अब इन पर काम शुरू हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे ये अपने कार्यक्रम से जोड़ा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब से बने हैं तो रात दिन वो उत्तराखंड प्रदेश के लिए उसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और 70 की 70 विधानसभाओं में उनका दौरा सुनिश्चित हुआ है। तो मेरे यहाँ भी 6 तारीख का होने वाला था, पर चूंकि बरसात ज्यादा हो गई और हमारा खादर क्षेत्र है, यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा वो कार्यक्रम आगे खिसका दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे से ये मेरे क्षेत्र की जो मांगे थी वो उन्होंने मंगाई थी। तो जनता की डिमांड भी है बहुत ज्यादा लखसर क्षेत्र में। एक तो मेरे क्षेत्र में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, उसके लिए मैंने भिक्कमपुर या निरंजनपुर गांव को चुना था, सेंटर प्लेस है वो मेरे क्षेत्र का। और चूंकि वहाँ पहले से जमीन भी है स्कूल के लिए, तो एक तो राजकीय महाविद्यालय, दूसरा मेरे क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है और CHC सेंटर है सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र लखसर में, उसको का उच्चीकरण करके मैं सिविल अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। मैंने ये भी मांग रखी थी, उन्होंने ये भी स्वीकार कर ली मेरी। और एक ये हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बरसात के दिनों में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो मैंने एक SDRF की टीम को जो है यहाँ भिक्कमपुर में ये खुले, इसके लिए मैंने अनुरोध किया। एक ये वहाँ बाणगंगा के पार जो है ये रायसी हमारा बिजली का सब स्टेशन है, वहाँ से भोगपुर तक क्योंकि 15 किलोमीटर लंबा एरिया है और वहाँ पर बरसात में पेड़ गिर जाते हैं लाइन पे तो बिजली बाधित होती है। इसके लिए मैंने भिक्कमपुर में एक 132 kVA का सब स्टेशन विद्युत का बनाने के लिए अनुरोध किया था। दूसरे, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, कांवड़ मेला होता है और पूरा शहर जो भीड़ से बाधित रहता है, इसके लिए हरिद्वार भोगपुर बालावाली पुल तक ये 25-26 किलोमीटर का बांध है, इसके ऊपर एक सड़क का निर्माण हो, इसके लिए भी मैंने मांग रखी थी। और तो संजय जी क्या ये माना जाए कि क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं तो एक मिनट और बताना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में विधानसभा में 4 हाई स्कूल हैं, एक कबूलपुर रायगढ़ में जी, और एक तो महाराजपुर कला में और एक मोहम्मदपुर बुजुर्ग में। ये इनको इंटर कॉलेज और एक कन्या हाई स्कूल है मुंडा खेड़ा कला में, उसको उच्चीकरण करके कन्या इंटर कॉलेज का निवेदन मैंने किया है। और भी कई चीजें हैं, सुल्तानपुर को नगर पंचायत घोषित करना, एक अंडरपास और एक ये जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र खोलना मेरे क्षेत्र में जी। जो ये सारी बातें वो उस पे जो है अधिकारी एक्सरसाइज कर रहे हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारे क्षेत्र को ये सौगात मिलेगी। बिल्कुल, उन्होंने स्वीकृति दे दी है, तो यही जानना चाहेंगे क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया है क्या, कब से इन पर सभी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाएं नहीं करते, कार्य करते हैं। वो कम बोलते हैं, काम अधिक करते हैं।
तो अधिकारी एक्सरसाइज कर रहे हैं इन सब कामों की और निश्चित रूप से इन कार्यों का विकास होगा। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर 7 मांगे रखी गई थी विधायक की तरफ से, जिन्हें स्वीकृत कर दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, और अब उम्मीद है विधायकों की जल्द ही मुख्यमंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में इन तमाम प्रोजेक्ट को पूरा करवाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पालपुर में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली और इस दौरान दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिलाओं ने भगत सिंह चौक पर 101 दीपक जलाकर यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि इस मौके पर बाजपुर में जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद नगर में ढोल नगाड़ों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर चेतन पांडे ने भगवा ध्वज दिखाकर किया और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए राम भवन धर्मशाला में आकर संपन्न हुई। हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम हैं। उसी के निमित्त आज बाजपुर प्रखंड में हजारों की संख्या में युवा साथियों ने एकत्रित होकर, मातृ शक्ति ने एकत्रित होकर और बहुत ही सहज भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए धर्मशाला तक शोभा यात्रा का आयोजन किया है। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर रैलियों का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस परिवर्तन रैली कर मौजूदा सरकार के कामकाजों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आशीर्वाद रैली कर एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। और इन रैलियों के दौर में विधायकों की बयानबाजी भी जोरों पर है। सुनिए बीजेपी ने कांग्रेस की परिवर्तन रैली को लेकर क्या कुछ कहा है। परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे कल सामने आएंगे, एक एक करके बहुत प्रामाणिक और बिल्कुल सटीक रूप से आंकड़ों के साथ उनका जवाब देंगे, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की गुमराह करने में वे सफल न हो सकें। और मैं जब भी कोई इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के लोग करते हैं तो मैं उसका पूरा जवाब देता हूं। अभी एक टिप्पणी की थी कि जनप्रतिनिधि नशे में हैं। मैंने उस पर जवाब दिया कि मैंने नशा तो आज तक किया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नशे उतार दिए। अवैध खनन का नशा, दलाली का नशा, भ्रष्टाचार का नशा, इन सबको उतारने का प्रयास किया है। और इस परिवर्तन रैली के मुद्दों को एक बार देखेंगे और जनता गुमराह न हो, इसलिए बहुत ठीक से उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद सरकार पर हमला बोला। रिपोर्ट के आधार पर गरिमा दसौनी ने बीजेपी सरकार के दावों को खोखला बताया। मॉनिटरिंग एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है डेफिनेटली वो बहुत ही चौंकाने वाली है। उसमें ये साफ जाहिर हो गया कि मार्च 2017 में जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्रचंड बहुमत को सौंपी तो हम राज्य की बेरोजगारी दर को 0.3% पर छोड़कर गए थे। और उसके बाद इन 4.5 सालों में राज्य ने जो बेरोजगारी का मंजर देखा वो बहुत भयावह था। 19%, कभी 22%, कभी 24% तक भी हमारा बेरोजगारी दर गया। इस बार जुलाई में 3.2 यानी कि 3.2% आंका गया था और आज ठीक एक महीने बाद अगस्त में वो बढ़कर दोगुना हो गया, यानी कि 6.2% बेरोजगारी दर आज की तारीख में प्रदेश में है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमको कांग्रेस पार्टी को प्रदेश चलाना भी आता है, सरकार चलानी भी आती है और बेरोजगारी कैसे दूर की जाती है ये भी समझ में आता है। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर्स की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से आहत होकर बागेश्वर में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आक्रोशित कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दाम दोगुना से अधिक बढ़ा दिए हैं, उससे महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम आदमी का 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो गया है। मातृशक्ति भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। आज मातृशक्ति पूरी तरीके से नाराज है। घर का रसोई गैस जो है इस कदर बढ़ा दिया गया है, महिलाएं अब रोड पर आने लग गई हैं। गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उनके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया महिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा और केंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आपके विधायक से सीधा सवाल पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के साथ। देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के हितमपुर गांव की रौ नदी पर बने पुल की हालत जर्जर हो चली है। पुल से आने जाने वाले लोगों पर खतरा मंडराता रहता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया और पुल के दोबारा से निर्माण की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने कहा कि रौ पुल औरंगाबाद और कई और रास्तों को यहाँ से जोड़ता है, तो दर्जनों गाँव को इससे जोड़ा जाता है और ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द जो है इस पुल के दोबारा निर्माण कार्य को शुरू करना चाहिए। मुख्य मांग यही है कि ये जो पुल है ये बहुत समय से खराब हो रखा है। इसको कोई ठीक या निर्माण कराने का कार्य नहीं किया जा रहा है। कोई इसका वैकल्पिक हमारे पास रास्ता भी नहीं है। अगर कहीं यहाँ पे कोई अप्रिय घटना घट गई, उसमें जान माल हानि का नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, अगर ये पुल टूट जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों को अस्पताल, स्कूल, बच्चों को कॉलेज, नौकरियों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी जो पुल के ऊपर बैरिकेडिंग लगाई हुई है उससे बहुत रास्ता संकीर्ण हो गया है। बसों को और गाड़ियों को नीचे से निकाला जा रहा है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही है। आपने नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से विश्वविद्यालय के अंदर हुई नियुक्तियों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा है कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ और ऐसे में यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में धन सिंह रावत जो हमारे उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री के साथ साथ बादल सरकाने फरकाने के मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने पीआरओ को नौकरी लगा दिया, अपने लोगों को नौकरी लगा दिया, निशंक जी के करीबी को नौकरी लगा दिया, आरएसएस वालों को नौकरी लगा दिया और उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है 23.4 यानी
हिंदुस्तान में पहले नंबर पर जा रही है। उन बेरोजगारों के रोजगार पे, युवाओं के रोजगार पर डाका डालने का काम ये उत्तराखंड की सरकार कर रही है। हमारी मांग है धामी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि धन सिंह रावत जी इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम युवाओं के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। चलिए लक्सर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अवैध खनन का कारोबार चरम सीमा पर पहुंच गया है। तहसीलदार मुकेश चंद्र अमोला ने छापा मारा, इस पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन से भरे 6 वाहनों को भी जब्त किया है। प्रशासन की नाक के नीचे ये कारोबार हो रहा था। माफिया लगातार हर रोज लाखों का चूना यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार हो रहे अवैध खनन पर तहसीलदार मुकेश चंद्र अमोला ने छापा मारकर यहाँ से 6 वाहनों को जब्त किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, लक्सर से बड़ी जानकारी। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहे कारोबार पर अब प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से संज्ञान लिया गया है और यहाँ पर अवैध खनन से भरे 6 वाहनों को छापेमार कार्रवाई के तहत जब्त किया गया है। अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अब तहसीलदार मुकेश चंद्र अमोला ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 वाहनों को यहां से जब्त किया। हालांकि किसी गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रशासन की नाक के नीचे ये कारोबार हो रहा था। माफिया हर रोज लाखों का चूना लगा रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लश्कर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, पूरी जानकारी चाहेंगे इस खबर को लेकर। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से जो है उस उत्तराखंड में तमाम रोक के बाद, तमाम हाईकोर्ट के रोक के बाद भी अवैध खनन का जो कारोबार है वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन इसी के बीच में खनन माफिया जो है आग मिचोले का खेल खेलकर रात दिन जो अवैध खनन का कारोबार यहाँ कर रहे हैं, इसी को लेकर जो तहसील प्रशासन को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र में लगातार अवैध खनन है। हालांकि भिक्कमपुर चौकी लक्सर पुलिस ने भी कल कुछ वाहनों पर जो कार्रवाई की थी, इसी को लेकर तहसील प्रशासन ने एक बार फिर देर रात ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 6 वाहनों को जो अवैध खनन में जब्त किया है और अवैध खनन की धाराओं में सीज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन प्रीति, बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह लक्सर में तमाम जो अवैध खनन का जो कारोबार है, एक ही रात में इतने वाहनों का पकड़े जाना कई तरह से सवाल या निशान यहाँ तहसील प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। गोविंद, क्या किसी की गिरफ्तारी भी यहाँ मौके पर से हुई है? क्योंकि वाहनों को तो जब्त किया गया, क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है देर रात ये कार्रवाई हुई है, जिसमें कुछ वाहनों को जब्त किया गया, तहसील प्रशासन की जब कार्रवाई हुई थी, कुछ खनन माफिया अपने अपने वाहनों को छोड़कर भागने में कामयाब रहे, तो कुछ खनन माफिया मौके से जो है ड्राइवर को लेकर जो है ये वाहनों को लाएगा। हालांकि प्रशासन द्वारा किसी की गिरफ्तारी ड्राइवर या मालिक की नहीं हुई है। लेकिन प्रीति, बताना चाहूंगा जिस तरह से अवैध खनन लक्सर का जो कारोबार है, लक्सर में खनन माफिया द्वारा इसे बहुमूल्य लक्सर क्षेत्र को माना जाता है और लक्सर क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, यूपी, तमाम अन्य राज्यों के यहाँ खनन माफिया लंबे समय पे रहकर अपना अवैध खनन का कारोबार कर लंबे समय से अपना सिक्का जमाए हुए है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की ये अवैध खनन का जो कारोबार या लक्सर में अपनी चरम सीमा पर है, तो इसमें कई तरह के सवाल निशान या पुलिस प्रशासन, तमाम तहसील के आला अधिकारियों पर भी लाजमी बनते हैं। जी शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध खनन से भरे 6 वाहनों को यहाँ से जब्त किया गया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सभी मौके से भाग गए थे जिस वक्त यहाँ पर अधिकारी पहुंचे थे छापा मारने के लिए। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी कि दोबारा से अवैध खनन यहां से ना हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक के दौरान बाजपुर मंडल की कार्यकारिणी को लेकर यहां पर गठन किया गया। बैठक में करनी सेना को मजबूत बनाने का भी आह्वान किया गया। बैठक में पहुंचे राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल सिंह ने एक बार फिर से जातिगत आरक्षण का विरोध किया और आर्थिक आधार पर जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने की उन्होंने बात कही। देखिए, करनी सेना ने कभी आरक्षण की मांग नहीं करी। करनी सेना हमेशा कहती है कि अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप आर्थिक आधार पे दीजिए, जातिगत आधार पे मत दीजिए। क्योंकि जातिगत आधार पे आप आरक्षण देख के जो है समाज को ही बांटते हैं, आप हिंदू समाज को ही बांटते हैं। ये दिखाते हैं कि कौन क्या है। हर वर्ग में एक हिंदू में एक बंटवारा होता है इस आरक्षण की वजह से। अगर आपको देना है तो आप आर्थिक आधार पर दीजिए। बहुत लोग हैं, हम इसका स्वागत करते हैं अगर आप आर्थिक आधार पे आरक्षण को देते हैं, लेकिन अगर आप जातिगत आधार पे आरक्षण को देते हैं तो हम इसके 100% खिलाफ।
उधर हल्द्वानी से बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने एक पुलिसकर्मी को बच्ची के साथ छेड़खानी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर डाली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। घटना के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला मुखाने थाने का है। इसमें एक बच्ची से छेड़खानी का आरोप है। आरोपी इसमें एक पुलिसकर्मी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और थाने की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी नैनीताल के द्वारा उक्त पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा सर जो मारपीट करने वाले लोग दिख रहे, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इसमें अभी चूँकि जो पुलिसकर्मी है उसको उपचार के लिए ले जाया गया है, उसके ओर से अगर ये तहरीर आती है कि उसके साथ मारपीट की गई है तो उसमें भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। थराली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तेल के टैंकर पेट्रोल डीजल की बजाय बिरोजा फैक्ट्री में तैयार किया गया बिरोजा और तारपीन का तेल बरामद किया है। मामले में पुलिस ने वन विभाग की मदद से बरामद माल की पहचान कराई है और पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे बिरोजा और तारपीन के तेल को कस्टडी में लेकर टैंकर सीज कर दिया है और साथ ही चालक और परिचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में करीब 2500 लीटर तारपीन का तेल बरामद हुआ है और करीब इसमें 335 कनस्तर रेजिन, जिसको बिरोजा भी बोलते हैं, ये बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद मौके पर वन विभाग को बुलाया गया था। उनके द्वारा पुष्टि की गई कि ये तारपीन का तेल है और ये संबंधित माल जो कनस्तरों में भरा है ये बिरोजा पब्लिक रेजिन है। वह सूचना मिली थाना प्रभारी थराली से, तो ये ऑयल टैंकर है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। 12,000 लीटर का टैंकर था, तो उसमें हमारे द्वारा जो शिनाख्त की गई उसमें बिरोजा 4 पार्ट में से 3 पार्ट में बिरोजा मिला है और 1 पार्ट में तारपीन का ऑयल मिला है। और जो बिरोजा भरा हुआ है वो लगभग 300 कनस्तर में भरा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।